Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCIL एग्जाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है और इसमें अभी हम CRM का आर्किटेक्चर समझने लग रहे हैं जिसमें कि ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज़ें कंप्लीटेड हैं। अभी हम एनालिटिकल CRM देखने लग रहे हैं। ठीक है, एनालिटिकल CRM में भी आपका जो फाइनल पार्ट बचता है कौन सा, डेटा माइनिंग वाला। ठीक है, तो डेटा माइनिंग ही अब हमें बहुत अच्छे से समझनी है। एक और बात, आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है यानी कि जो मोस्ट रिसेंट प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 वाला, उसमें कुछ चीज़ें डेटा माइनिंग से फ्लैश की गई हैं। ऑप्शंस में क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा अंदर जाके, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी शुरू करते हैं आज के सेशन को, और इससे पहले आपको पता ही होगा हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हुई हैं, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखो भाई, एक बार आपकी ये आज आपकी क्लास नंबर 33 है। इससे पहले अगर आपने 1 to 32 क्लासेस नहीं की हैं तो वो जाके करके आओ। आपको CRM का C नहीं आता, R नहीं आता, M नहीं आता, डजेंट मैटर। जो बच्चे फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक आए हैं यानी कि 33rd क्लास कर रहे हैं, वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अब डिफरेंस फील हो रहा है आपके टेस्ट वगैरह में या फिर जो भी है। लेकिन कंडीशन यही है कि आपने 1 to 32 लेक्चर एक रात में ना उड़ा दियो। मेरा एक एक शब्द मैंने जो यूज़ किया हुआ है, एक एक वर्ड जो बोला है, वो आपके माइंड में होना चाहिए। और यही आप बस रिवाइज करके चले जाना 4 से 5 बार, आपके सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे शब्दों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। क्लियर है? चलो, खैर यार, शुरू करते हैं डेटा माइनिंग को। और देखो, इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा था आर्किटेक्चर का। देखो, आर्किटेक्चर का अगर पार्ट बोला जाए कौन सा CRM आपका आर्किटेक्चर में आता है, तो एनालिटिकल, ऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव। क्लियर है? दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ CRM। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एनालिटिकल CRM। ये देखो, यहाँ पे हमने बात करी थी यार, डेटा क्या क्या टाइप का होता है, कैसा डेटा है, देन डेटा वेयर हाउस में क्या प्रोग्राम इसका सेट होता है, डेटा मार्ट भी हमने देख लिया। CRM एनालिटिक्स में क्या कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, इसका क्या यूज़ करते हैं, इसके मेथड्स क्या क्या हैं, क्या आउटपुट मिलता है एनालिटिक लगाने के बाद। रिपोर्टिंग हम देख चुके हैं, ओलैप एनालिसिस वी हैव कवर्ड इट। नाउ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डेटा माइनिंग की। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से अपनी चीज़ों को समझना है यहाँ पे, और बिल्कुल आपका 100% कंसंट्रेशन जो है इस लेक्चर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। नाउ शुरू करते हैं यार। डेटा माइनिंग, सबसे पहले तो ये समझो डेटा माइनिंग की क्या यहाँ पे रेलेवेंस है। अब जैसे मैंने आपसे जब बात करी थी ओलैप एनालिसिस की, तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला था, ये यहाँ पे यूज़ करता है डेटा मार्ट्स को। ठीक है ना, जो जो डेटा आपका डेटा मार्ट में पड़ा होता है ना, यानी कि थोड़ा छोटा मोटा डेटा, यानी कि सपोज करो मेरा जो सर्विस सेंटर वाली कैटेगरी है उसके लिए अलग से एक डेटा मार्ट होगा, मेरी जो सेल्स टीम है उसके लिए एक अलग से डेटा मार्ट बना हुआ होगा। तो उसके डेटा का जो एनालिसिस होता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जो एनालिसिस किया जाता है उसकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ओलैप एनालिसिस का। लेकिन जब बात आती है आपके पूरे के पूरे डेटा वेयर हाउस की, ठीक है, अच्छा याद आ रहा है ना, ओलैप एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया था, स्टार स्कैमा बताया था ना। तो ये सब चीज़ें रिवाइज करके आए हो ना। अगर आपने अभी तक पिछली वाली क्लासेस रिवाइज नहीं किए तो जाके पहले वो रिवाइज करके आओ। अरे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक ना बहुत ही ये फेमस स्टोरी है। एक किसान था, उससे कहा गया कि आप पूरा जितना आपके सामने लैंड पड़ा हुआ है, जितना एरिया आप पूरा चक्कर काट के वापस आ जाओगे उतना तुम्हारा। तो वो ना पूरा एरिया कवर करने के चक्कर में पूरा घूमता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आ पाया। तो कहने का सेंस क्या है कि आप जितना भी पढ़ो ना वो पूरा रिवाइज होना चाहिए। अगर आपने 5 लेक्चर किए हैं ना, पहले उन 5 को पूरा आपको आना चाहिए, उनमें से एक एक चीज़, मेरा एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए। देन आपको अगली 2-3 क्लासेस में मूव ऑन करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलो खैर, डेटा माइनिंग में अब देखो क्या किया जाता है। डेटा माइनिंग में आप डेटा मार्ट का डेटा तो निकाल ही सकते हो, इसको डेटा मार्ट का डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरा हमारा होता है जो डेटा वेयर हाउस का डेटा। ठीक है, उसको बड़े आराम से यहाँ पे माइन किया जा सकता है। अब मैंने आपको याद है क्या बताया था कि डेटा वेयर हाउस में हम रियल टाइम डेटा अपलोड नहीं कर सकते, बट ये जो डेटा माइनिंग की प्रोसेस है डेटा एक्सट्रैक्ट करने की या फिर डेटा का एनालिसिस करने की, ये रियल टाइम डेटा का भी एनालिसिस करने में कैपेबल है। ठीक है, तो लिख लो इसको यहाँ पर, कैपेबल इन एनालाइजिंग। ठीक है, एनालाइजिंग रियल टाइम डेटा। अब रियल टाइम डेटा कौन सा होता है ना। अब आपको इतनी समझ में एक्सपेक्ट करता हूँ। आपको मैंने बोल दिया बहुत सारे डेटा आपके सामने पड़े हुए हैं जितने मैंने पढ़ाए हैं। अब बताओ उनमें से रियल टाइम डेटा कौन सा होगा। तो जो ऑपरेशनल डेटा होता है ना वो होता है रियल टाइम डेटा, क्योंकि उसमें आपका लगातार आप टेलीफोन ही कर रहे हो, आप कॉलिंग कर रहे हो, या फिर जो सोशल साइट्स से आपका जो मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं आपको याद आ रहा है, आपको एक मैंने 2 टाइप के डेटा बताए थे।
स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में जो आपका सैटेलाइट लोकेशंस वगैरह भेजती हैं वो कैसा होता है, रियल टाइम होता है। तो ये सब जो डेटा है ना, ये आपका जो डेटा माइनिंग की प्रोसेस होती हैं ये कैपेबल होती हैं इनको एनालाइज करने में, लेकिन पूरा प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाती हैं। ये समझ लो कि इनकी एफिशिएंसी 40 to 50% होती है जब हम बात कर रहे होंगे रियल टाइम डेटा की। और जो कंपनीज होती हैं मोस्टली उनके पास ऑपरेशनल डेटा होता है जो रियल टाइम का बनता है। क्लियर हुआ बात? यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाइड हो रही हैं। डेटा माइनिंग में हम कौन कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन सा डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो डेटा वेयर हाउस का भी होता है, डेटा मार्ट का भी होता है, इवन हम रियल टाइम डेटा को भी कर सकते हैं एनालाइज, लेकिन उसकी इफिशियंसी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो अभी जो एक्चुअली में काम किया जा रहा है सीआरएम में, अभी इंडिया में तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट जो आपका वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें जो काम किया जा रहा है डेटा माइनिंग का, वो कुछ ऐसी प्रोसेस निकालने के चक्कर में है कि भाई रियल टाइम डेटा जो है वो भी 100% या फिर कम से कम 80% प्लस एफिशिएंसी से तो निकाला जाए। ठीक है, अगर ये चीज़ सक्सीड हो जाती है तो यहाँ पे सीआरएम जो है वो अलग ही लेवल पे दिखेगा फिर। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। नाउ डेटा माइनिंग आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यार हम इसमें क्या क्या कर रहे हैं। ये तो डेटा का लेवल ऑफ मेजरमेंट हो गया, इसका यूज़ आज भी पड़ेगा। ठीक है, समझ के आए हो ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ये तो खैर टेक्निक्स हैं डेटा माइनिंग की, इस पे भी आएंगे। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि यार ये डेटा माइनिंग क्या है। ठीक है, एक एक पॉइंट को माइंड में अच्छे से बैठाते जाना। डेटा माइनिंग, तो देखो इस प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली जो भी डेटा पड़ा है, अब मैंने आपको बताया था जो भी हमारा डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, रॉ फॉर्म में होता है। जो रॉ डेटा होता है वो पड़ा रहता है अपना डेटा वेयर हाउस के अंदर या फिर अपने डेटा मार्ट्स हैं। डेटा मार्ट्स के अंदर देखो डेटा जो होता है ना वो थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में भी डला रहता है, जैसे कि मैंने आपको कल एक स्टार स्कैमा बताया था, तो इस फॉर्म में भी पड़ा रहता है, थोड़ा सा अरेंज्ड होता है। बट जो डेटा वेयर हाउस है ना उसका डेटा पर्टिकुलरली रॉ होता है, यानी कि कुछ डेटा कुछ है, कुछ कुछ है। तो डेटा माइनिंग क्या करता है, इसी डेटा को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। और आपका जितना भी डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है उनके बीच में रिलेशनशिप्स निकालता है। ठीक है, कि एक डेटा की दूसरे डेटा के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है, और आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो आपको उठा के दे देगा। ठीक है, ये अभी समझना ध्यान से, अभी आगे चल के आपको पूरी क्लैरिटी आएगी। बस जो जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ दिमाग में डालते जाना। क्लियर? चलो। तो एक बार इसकी जो बेसिक डेफिनेशन बनती है वो मैं आपको लिखाता हूँ, इससे और भी चीज़ें क्लैरिफाइड हो पाएंगी। लिखो भाई, क्या होता है आपका डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, क्या है आपका डेटा माइनिंग, एक प्रोसेस है। अब एक बात समझना, डेटा माइनिंग आपका सिर्फ सीआरएम के केस में नहीं होता, ये डेटा एक्सट्रैक्ट करने की एक प्रोसेस है, लेकिन सीआरएम के टर्म में जो इसकी डेफिनेशन होती है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, क्या फाइंड करना है भाई, फाइंडिंग एनोमलीज। ठीक है, क्या फाइंड करते हैं, एनोमलीज फाइंड करते हैं। देन आपका पैटर्न्स हो गए। ठीक है, पैटर्न्स हो गए, कोरिलेशंस हो गए। कोरिलेशंस ही एक तरीके से आपका क्या है, रिलेशनशिप। ठीक है, क्या है भाई, रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप, विद इन लार्ज डेटा सेट। ठीक है, क्या है, विद इन लार्ज डेटा सेट, यानी कि बहुत सारा जो डेटा आपके सामने पड़ा हुआ है ना डेटा वेयर हाउस का, फॉर एग्जांपल, उसमें से आपको क्या एनोमलीज हैं, क्या कौन सा डेटा डिफरेंट है, कौन से डेटा में क्या पैटर्न आ रहा है, किस लोकेशन से क्या पैटर्न निकल के आ रहा है, कितने कस्टमर का पैटर्न सेम है, कितने कस्टमर का सीएलवी सेम निकल के आ रहा है। यानी कि जिनका सीएलवी सेम हो सकता है, सीएलवी तो हमें नहीं मिलेगा डेटा में से, क्योंकि सीएलवी क्या होता है, फ्यूचर एस्पेक्ट होता है, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द कस्टमर्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद द कंपनी। ठीक है, फिर कोरिलेशन, क्या रिलेशन है, किसका क्या किस डेटा का किसके साथ क्या रिलेशन निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके का। टू प्रेडिक्ट, ठीक है, क्यों यूज करते हैं इसको, हम क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा, टू प्रेडिक्ट, क्या प्रेडिक्ट करने के लिए भाई, टू प्रेडिक्ट क्या हो जाएगा, कस्टमर्स। ठीक है, क्या प्रेडिक्ट करने के लिए, कस्टमर्स प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सीआरएम में आपका क्या गोल होता है भाई, कस्टमर को आप प्रेडिक्ट करो। अब होगा क्या इसमें, देखो क्या एनोमलीज होंगी, क्या पैटर्न होंगे। सपोज करो मैंने, मेरा कोई कस्टमर है, ठीक है, ये मेरा कोई कस्टमर है, ये किसी टाइम पे प्रोस्पेक्ट रहा होगा। क्या होता है ना यार, सीआरएम जो है वो आपको जो देखने में जितना सिंपल लग रहा है ना उतना सिंपल है नहीं, इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। होता क्या है कि जैसे सपोज करो कोई कोई लोकेशन है, सब इंडिया का लोकेशन है। ठीक है, इंडिया में आपका दिल्ली में कोई कस्टमर रहता है।
ठीक है, वो पहले आपका कस्टमर नहीं था, वो था प्रोस्पेक्ट। तो यहाँ पर जो जोग्राफिकल कंडीशन इसकी क्या बन गई, दिल्ली बन गई, प्रोस्पेक्ट था वो। तो आपने इस प्रोस्पेक्ट को सक्सेसफुली अपना कस्टमर बना लिया है। अब क्या होगा, ये आपके लिए एक केस स्टडी बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, केस स्टडी। किसके लिए, इस जोग्राफिकल कंडीशन के लिए। सपोज करो इसके आसपास का ही प्रोस्पेक्ट हमें एक बार और मिला, यानी कि हमें एक और बंदा मिलता है जो कि हमारा प्रोस्पेक्ट है, और वो इसी लोकेशन का है। तो हम क्या करेंगे ना, उस डेटा के हिसाब से हमें पता चलेगा कि यार इस जोग्राफिकल सिचुएशन से या फिर इस जो आपका डेमोग्राफिक कंडीशंस होती हैं, ये बंदा निकल के आता है, इसको हमने पहले इस तरीके से अप्रोच किया था, तो ये हमारा कस्टमर बन गया। तो फिर से जो नया प्रोस्पेक्ट मिल रहा है ना, इसको भी इसी तरीके से आप अप्रोच करो। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको आगे पता चलेगा। डेटा माइनिंग का जो मेन यूज है वो होता तो प्रेडिक्शन के लिए ही है। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि यार कौन सा, इवन आपका जो प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका है, किस फील्ड में ज़्यादा बिका है, कौन सी जगह ज़्यादा बिका है, कौन सी मतलब किस आपका जो एक रेंज होती है ना, प्राइस रेंज होती है। सपोज करो आपने दो वेरिएंट लॉन्च किए थे अपने फ़ोन के। पहला वेरिएंट था आपका अराउंड 15K के आसपास का, दूसरा वेरिएंट था आपका 20K के आसपास का। तो आप देखोगे यार 20K वाला मेरा फ़ोन ज़्यादा बिक रहा है। अब क्यों बिक रहा है, इवन दो ये थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि आपने उसमें जो स्पेसिफिकेशंस थी ना, वो बहुत अच्छी दे रखी थी। ठीक है, और वो जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी, वो जिस जगह आपने इसको प्रमोट करवाया, कैंपेनिंग चलाई जिस डेमोग्राफिक कंडीशन के लिए, वो डेमोग्राफिक्स उसके बहुत अच्छे थे। यानी कि वो लोकेशन ऐसी थी कि वहां पे लोगों की जो एवरेज इनकम है वो इतनी थी कि वो 20,000 का फोन अफोर्ड कर पाए। बात समझ रहे हो यार, कितना हर चीज देखी जाती है। तो इसी तरीके के डेटा में पैटर्न निकाला जाता है कि यार इस तरीके का ये पैटर्न बनेगा, ये कोरिलेशंस बनेंगे, ये रिलेशनशिप बनेगा। इतने सारे डेटा में यही काम होता है डेटा माइनिंग का। डेटा एक्सट्रैक्ट करो, उसमें पैटर्न्स निकालो, रिलेशंस निकालो, और फिर उसके बाद आप क्या करो, अपने कस्टमर को प्रेडिक्ट करो, उसको मेंटेन करके रखो, और वही अपनी लाइफ साइकिल जो कस्टमर की मैंने आपको बताई थी। ठीक है, चलो बताओ मुझे अभी कमेंट करके। सबसे पहले कस्टमर क्या होता है भाई, प्रोस्पेक्ट होता है। तो कैसे कैसे इसकी लाइफ साइकिल आगे चलती है, प्रोस्पेक्ट से कस्टमर बनेगा, फिर क्या बनेगा क्या बनेगा, कमेंट करके बताना, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो समझ में आया आपको बेसिकली ये डेटा माइनिंग क्या होता है। अब मैं इस डेटा माइनिंग की आपको बेसिक नॉलेज हुई। अब मैं एक थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन लिखाता हूं जो अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो इट इज द एप्लीकेशन, ये बेसिकली क्या है, इट इज द एप्लीकेशन, इट इज द एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन भाई, ऑफ डेस्क्रिप्टिव, क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेस्क्रिप्टिव एंड एंड प्रेडिक्टिव। ठीक है, क्या हो गया, डेस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एनालिटिक्स टू लार्ज, टू लार्ज डेटा सेट। ठीक है, क्या है आपका, देखो हर बार मैं ये वर्ड जरूर यूज कर रहा हूं, आप देख पा रहे होगे, लार्ज डेटा सेट, क्योंकि आपका जो डेटा माइनिंग होती है ना, वो बड़े डेटा सेट में की जाती है। छोटे डेटा सेट में तो आपका ओलैप भी काम कर जाता है। ठीक है, चलो, ऑफ लार्ज डेटा सेट टू सपोर्ट मार्केटिंग, टू सपोर्ट, किसको सपोर्ट करने के लिए, देखो अपना क्या काम है, कस्टमर को प्रेडिक्ट करना, तो उसके लिए सपोर्ट किस किस को करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट मार्केटिंग सर्विसेज को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी आपकी कौन सी होती है, सेल्स सर्विसेज। तीसरी कौन सी होती है, आपकी जो सर्विस फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो आपका कस्टमर सर्विस होती है ना, उसको सपोर्ट करना, सेल्स टीम को सपोर्ट करना, मार्केटिंग टीम को सपोर्ट करना। कैसे करेगा, डेटा तो आपका बहुत सारा है, तो रिलेशनशिप निकाल के लेके आएगा प्रोस्पेक्ट वालों में, तो वो हेल्पफुल होगा मार्केटिंग टीम के लिए। जब वो डेटा निकाल के लाएगा कस्टमर्स के बारे में, उसको वो बताएगा। आप सपोज करो आपने अपना डेटा माइनिंग इस हिसाब से किया, आपका जो मेन सब्जेक्ट था वो ये था कि मुझे पता निकाल के दो कि ऐसे कौन से कस्टमर है जिन्होंने हमारी कंपनी से 10 टाइम्स से भी ज़्यादा शॉपिंग करी है। तो वो डेटा निकाल के लेके आएगा, वो सेल्स टीम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर मैं कहूँगा यार ऐसे कस्टमर की डिटेल निकाल के लेके आओ जिनकी अभी सर्विसिंग पेंडिंग है, हमने उनको वादा किया था कि यार हम 6 महीने के बाद आपको जो हमने एसी बेचा हुआ है उसकी सर्विसिंग करा के देंगे। तो वो उसका डेटा निकाल के दे देगा अपने सर्विस टीम वाले को। ठीक है, तो पूरा का पूरा डेटा एक साथ ये कर देता है एक्सट्रैक्ट। इसका तो बेसिकली यूज़ क्या है ना, कि ये रिड्यूस कर देता है एक तो कॉस्ट को। ठीक है, जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देता है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये लार्ज डेटा सेट में काम करता है। ठीक है, किस में काम करता है, लार्ज डेटा सेट, लाइक डेटा वेयर हाउसिंग की भी एक्सट्रैक्ट का जो डेटा एक्सट्रैक्शन है ये कर डालेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो बात की गहराई तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, फटाफट से हाँ बोलना है। ठीक है, चलो
अब दूसरा इसका पार्ट हो जाता है कि ये क्या करता है, रिड्यूस रिस्क भी करता है। ठीक है, कॉस्टिंग तो आपकी रिड्यूस हो ही रही है, रिस्क भी रिड्यूस होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आपका एक फोन 15,000 का था, एक 20,000 का था, बिक ज्यादा 20,000 वाला रहा है, तो ये क्या करेगी कंपनी, इसका प्रोडक्शन थोड़ा कम कर देगी, फालतू में क्यों बनाना। ठीक है, हमारा जब प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो इसी हिसाब से क्या होता है, आपका जो बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ठीक है, जो बिजनेस स्ट्रेटजी होती है वो भी इसी बेसिस पे बनाई जाती है जो डेटा निकल के आता है। क्लियर है? तो अब समझ पा रहे हो कि ये जो बिजनेस स्ट्रेटजी मैंने आपको कहाँ समझाई थी? चलो कमेंट करके बताओ, हमने बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में कहाँ पढ़ा था और ये क्या होती है। ठीक है, चलो, रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, फास्ट प्रोसेसिंग होती है डेटा की। ठीक है, ओलैप से भी बहुत फास्ट होता है। नाउ ये सब आपको अब समझ में आ गया डेटा माइनिंग का क्या सीन है। अब जरा समझते हैं ये डेटा माइनिंग कितने तरीके से काम करती है, क्या इसकी टेक्नोलॉजीज हैं, समझना बड़े ही ध्यान से। जब हम बात करते हैं डेटा माइनिंग की, ठीक है, तो डेटा माइनिंग के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, डेटा माइनिंग वेज, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको समझना बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अब देखो डेटा माइनिंग के कितने तरीके हैं, ध्यान देना, 7 वेज होते हैं। ठीक है कितने हो गए भाई, टोटल आपके 7 वेज होते हैं। एक एक करके हमें यहाँ पर ये समझना है कि किसका क्या यहाँ पर यूज है, क्या तरीका है, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बन रहे होते हैं। क्लियर है? चलो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या करता है आपका डेटा माइनिंग, आपका डेटा जो है उसका क्लासिफिकेशन कर देता है। देन आता है आपका एस्टिमेशन। ठीक है, क्या आता है आपका, एस्टिमेशन आ जाता है। फिर इसके बाद में आपका एक होता है प्रेडिक्शन। ठीक है, किसमें हेल्प करता है भाई, आपका डेटा माइनिंग प्रेडिक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन इसके अलावा आपका एफिनिटी ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, क्या हो गया आपका, एफिनिटी ग्रुपिंग, और इसको बेसिकली जो है बास्केट ग्रुपिंग भी बोलते हैं। एफिनिटी ग्रुपिंग या फिर इसको बास्केट बास्केट एनालिटिक्स भी बोलते हैं इसको, बास्केट एनालिटिक्स। देन आपका इसके बाद आ जाता है क्लस्टरिंग वाला सेक्शन। ठीक है, क्या होता है, क्लस्टरिंग करके भी इसका यूज किया जाता है। देन इसके बाद जो 6th नंबर पे आता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्या आता है, डिस्क्रिप्शन आता है। देन आपका विजुअलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, विजुअलाइजेशन। तो इन 7 को तो आप लिख लो। ये क्या होते हैं, किसी भी सीआरएम में अगर आप, किसी भी सीआरएम के अंदर अगर आप डेटा माइनिंग कर रहे हो, तो उसके ये 7 वेज होते हैं, यानी कि ये 7 तरीके होते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, एस्टिमेशन के लिए, प्रेडिक्शन के लिए, एफिनिटी ग्रुपिंग करा के, क्लस्टरिंग करके, डिस्क्रिप्शन और विजुअलाइजेशन। समझना बड़े ही ध्यान से, एक एक करके यहाँ से मैं चीजें उठाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, उनको आप माइंड में सेट करते जाना। सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, कि भाई डिस्क्रिप्शन वाले डेटा माइनिंग में क्या इसका यूज है, क्या चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, इसको समझना ज्यादा है। ठीक, क्लियर है? और आप ये जो नोट्स बनाओगे ना, पहले मेरी बात ध्यान से सुननी है, अब आगे जितनी भी बातें होने वाली हैं इसके बाद में अपने अकॉर्डिंगली नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलो सपोज करो यहाँ पर मेरी, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने यहाँ पे माईफोन की कंपनी खोली हुई है। ठीक है, अब मेरा जो माईफोन है यहाँ पे, सपोज करो ये जो माईफोन है मेरा, मैंने जब अपना डेटा उठा करके देखा, और हर कंपनी का ये डेटा अलग से निकल के आता है, मैंने देखा यार मेरे ही कंपनी का जो मार्केट शेयर निकल के आ रहा है वो तो बहुत कम है, यानी कि मेरा जो फोन है वो बिक ही नहीं रहा है, जबकि एज कंपेरिजन टू माई कंपनी, जो कॉम्पिटिटर है मेरा, ठीक है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसका फोन तो बहुत ज्यादा बिक रहा है, मेरी कंपनी से 250% ज्यादा बिक रहा है, यानी कि 250% ज्यादा सेल हो रही है इसकी। ठीक है, तो जो मार्केट शेयर है वो मेरे कॉम्पिटिटर का बहुत ज्यादा है। तो अब डिस्क्रिप्शन होने से, यानी कि अगर जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है एनालिटिक, कभी कभी क्या होता है ना, हमें डेटा का डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। अब डिस्क्रिप्शन आपका कब हेल्प करेगा, समझना। अब मेरा यहाँ पर क्या हुआ, मेरी सेल बहुत कम चल रही है मेरे फोन की, मेरी जो कंपनी है माई फोन की, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यार क्यों कम है, क्या इसमें क्या सीन है, कहाँ गड़बड़ रह गई। तो मैं यहाँ पे कई तरीके हो सकते हैं। देखो, हो सकता है कि मेरा एक जो मार्केटिंग कैंपेन मैंने कराई थी, मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक है, क्या हुआ, मार्केटिंग कैंपेन्स कराई, तो उन कैंपेनिंग में हो सकता है कि मेरा जो कैंपेनिंग है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल ना हुई हो। ठीक है, एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो मेरी प्राइजिंग है, यानी कि मेरा जो फ़ोन है उसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई हो, या फिर प्राइसिंग जो है फ्लक्चुएट हो रही है एज़ कंपैरिजन टू माय कॉम्पिटिटर, उसने काफ़ी स्टेबल प्राइसिंग प्रोवाइड करवा दी उस प्रोडक्ट की। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो मेरी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका ज़्यादा अच्छा हो। अब मैंने आपको बताया डेटा माइनिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी एक टाइप के डेटा को हम क्या, देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था,
एक बार थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। यहाँ पर हम जो भी डेटा होता है उसके बीच का जो पैटर्न होता है, कोरिलेशंस होते हैं, उनको यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं या फिर फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको फाइंड करने का मतलब क्या है समझना। अब ऐसा कुछ डेटा होगा, जितना भी डेटा मेरा यहाँ पर मार्केटिंग कैंपेन का रिलेटेड होगा, डेटा माइनिंग के अंदर मुझे वो एक जगह मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, पूरा रिलेशन निकाल देगा वो उस डेटा के बीच में। प्राइसिंग वाला सारा डेटा निकाल के दे देगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला सारा डेटा निकाल के दे देगा। नाउ इस डिस्क्रिप्शन वाले तरीके में क्या होता है, ये हर चीज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो आपको टीम आपकी होती है या फिर डेटा माइनिंग का जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा, ये जितना भी डेटा आपका इससे रिलेटेड आ रहा है इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। क्या प्रोवाइड कर देगा, आपका जो डेटा माइनिंग का सॉफ्टवेयर है डिस्क्रिप्शन दे देगा या फिर आपका एक्सप्लेनेशन, जितना भी डेटा रिलेटेड है मार्केटिंग कैंपेन से उठा के आपके सामने रख देगा। अब इससे होगा क्या कि जब मार्केटिंग कैंपेन का पूरा डेटा आ गया तो मैं उसे बड़े आराम से ऑब्जर्व कर पाऊंगा यार कि कहाँ गलती रह गई, कहाँ क्या मिस्टेक हो गई हमसे, तो हम इसको अगली बार सुधारेंगे और हमारा फिर जो सेल होगी वो थोड़ी सी और बेहतर हो पाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका डिस्क्रिप्शन वाले में, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ईजी ही है। इसमें बेसिक काम क्या होता है कि आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड करवा के दे देता है इस तरीके में, ठीक है। अब जब ये एक्सप्लेनेशन मिलता है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो क्या होता है ना, विजुअलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। समझना, डिस्क्रिप्शन का ही अगला पार्ट होता है आपका विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन में क्या हुआ, नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, नंबर 2 विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो इस विजुअलाइजेशन में क्या होता है, हमें जो भी डिस्क्रिप्शन मिला, यानी कि हमें जो भी आउटपुट मिला था ना पहले वाले केस में, उस आउटपुट को हम ग्राफ के जो देखो क्या होता है ना, आपके कुछ ग्राफ होते हैं या फिर आपका यहाँ पे पाई चार्ट्स ले लो, ठीक है। अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं, जैसे पाई चार्ट हो गया, प्लॉट्स हो गए, मैप्स हो गए, ठीक है, मैपिंग हो गई, या फिर आपके प्लॉट्स हो गए। तो क्या होता है ना, हमने जो भी डिस्क्रिप्शन लिया, डेटा लिया, उसको हम यहाँ पे कुछ विजुअलाइजेशन टूल्स की मदद से भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो उसको यहाँ पे कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है कि यार ये चीज़ है, ये सिनारियो चल रहा है, ये विजुअलाइजेशन में सपोज करो आपको उसने ग्राफ निकाल के दे दिया आपके डेटा माइनिंग करके कंपनी का, जितना भी डेटा पड़ा था, सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स की बात कर रहे हैं तो उसने पूरा निकाल के दे दिया आपका, 2016 में इतनी थी, 2017 में इतनी, 2018 में इतनी, 19 में बढ़ गई। तो मैं देखूंगा फिर कि 20 में सबसे ज्यादा बढ़ गई, इसका मतलब जो 20 में मेरी कैंपेनिंग रही है मार्केटिंग में वो अच्छी रही होगी, या फिर इसके पीछे क्या सिनारियो। अब देखना यहाँ पे हर ईयर का आपको विजुअलाइजेशन की मदद से क्या हुआ, आपने बड़ी आसानी से देखा इस ईयर में मेरी सेल सबसे ज्यादा हुई। तो अब आप क्या करोगे, इस ईयर का यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन देखोगे कि यार इस ईयर में हमने ऐसा क्या क्या किया था। हो सकता है कि हमने काफी अच्छा काम कर लिया हो, उसको हम फिर से अगेन और इम्प्रूव भी कर सकते हैं, या फिर उसके हम अगेन उस स्ट्रेटजी पे और काम कर सकते हैं ना, जो स्ट्रेटजी हमने 2020 में अपनाई थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये सब ये विजुअलाइजेशन में आपका क्या होता है, बेसिकली जो विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को या फिर डेटा को शो करने के लिए, ठीक है। तो क्या लिख लोगे, विजुअलाइजेशन टूल्स आर यूज्ड टू शो डेटा, या फिर शो डेटा के अलावा आप क्या बोल सकते हो, रिप्रेजेंट डेटा, ठीक है। क्या बोल दोगे, शो और रिप्रेजेंट डेटा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया सभी को। तो अगर कभी पूछ ले विजुअलाइजेशन टूल कौन सा होता है, आपको कोई एक ऑप्शन डाल देगा, उसमें मैप डाल देगा या प्लॉट डाल देगा, पाई चार्ट डाल देगा, तो टिक करके आ जाओगे ना, बस ये छोटी सी चीज इसमें होती है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या। अब थर्ड नंबर पे आते हैं यार, ये बड़ा मजेदार सा है, ठीक है, और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये वाला हो गया अपना, ये निपट गया। नाउ अब जरा सा हम यहाँ पे आ रहे हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, और ये जितना भी समझा रहा हूँ ध्यान से समझते जाना, पूरी चीजें अभी रिलेट होके डेटा माइनिंग की निकलेंगी, ठीक है। चलो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं थर्ड नंबर पे। क्या आ गया आपका, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन समझना इसको अब ध्यान से, जरा सा यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको समझना बड़े ध्यान से। इसका जो क्रक्स है एग्जांपल का वो समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना, वो फिर कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे दे, फिर वहां पर आप गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। सुनना, मैं क्या किया करता था, मैं जब 7th क्लास में था, 8th क्लास में था, तब मैं क्या करता था यार, जैसे सपोज करो मेरा 7th क्लास हो गई और इसका रिजल्ट आ गया 7th क्लास में, सपोज करो मेरे आ गए यहाँ पे 91% आ गए, ठीक है। मतलब ठीक ठाक स्कोर आ गया और मैंने देखा ठीक है हर सब्जेक्ट में इतना इतना स्कोर आ रहा है। फिर क्या हुआ, जब मैं 8th क्लास में गया, अब यहाँ पे क्या होता था ना, 7th और 8th के बीच में पड़ जाते थे समर हॉलीडेज, और इन समर हॉलीडेज में मैं हो जाता था बिल्कुल एकदम मस्ती करता था, और इसके अलावा क्या मैंने पहले किया क्या नहीं किया वो सब बिल्कुल भूल भाल जाता था, बढ़िया।
फिर क्या होता था ना, जब भी हमारा टर्म शुरू होता था मैं सबसे पहले उठाता था अपना 7th क्लास का रिपोर्ट कार्ड। उसमें मैं देखता था यार ये 90% आए, चलो ठीक है, सब मामला ठीक है, इतने इतने स्कोरिंग कर लिया था मैंने लास्ट ईयर। फिर मैं क्या करता था यार, एक याद करता था 7th क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा था, किस टाइम पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, क्या क्या सब्जेक्ट थे, फिर बुक्स आई जाती थी स्टार्टिंग में उस टाइम तक, ठीक है। तो फिर मैं देखता था यार इतनी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, ये टाइम सफिशिएंट है, मतलब मैंने पिछली साल इतनी इतनी पढ़ाई करी थी, तो अगर मैं उस पिछली साल के शेड्यूल पे ही काम करूंगा और थोड़े थोड़े से इंप्रूवमेंट कर लूंगा, तो मेरा ये साल भी आराम से निकल जाएगा। मतलब कि एक तरीके से मैंने अपना यहाँ पे थोड़ी थोड़ी से आउटलाइन बना लेता था फ्यूचर की, कि यार इतनी मस्ती कर लेनी है और इतना मैं यहाँ पे काम कर लूंगा, तो मैं कहीं ना कहीं कुल मिला के यहाँ पे 90 के आसपास तो पहुंच ही जाऊंगा रो धो के, ठीक है। तो ये, या फिर अगर मुझे इंप्रूवमेंट भी करना हो, तो मैं अपनी पिछली वाली स्ट्रेटजी को थोड़ा सा याद करके इसमें इंप्रूवमेंट करके क्या करूंगा, अच्छा खासी स्कोर कर जाऊंगा, ठीक है। क्लियर है? यानी कि मैंने क्या किया, इस 7th वाले के बेसिस पे अपने 8th वाली प्रिपरेशन को क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। फिर या फिर सपोज करो मैं आपका कंपटीशन का एग्जाम है, आपने कोई पहला एग्जाम दिया छोटा मोटा सा, वो क्रैक कर दिया, आपने देखा यार ये छोटा एग्जाम था, आपका कोई बड़ा एग्जाम आ रहा है, उसका सिलेबस देखा आपने, कहा ठीक है सिलेबस इतना ज्यादा है, हर चीज का देखो, हर चीज का कोई ना कोई शेड्यूल होता है, हर चीज का एक विजन बनाना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो आप वो विजन बनाओगे यार, ठीक है, उस टाइम तो मैंने प्रिपरेशन करी थी 30 डेज में, और अभी मेरे पास निकल के आ रहे हैं 40 to 50 डेज, इतना सिलेबस ज्यादा है, ये चीजें हैं, इसमें मुझे यहाँ एज मिल सकती है। तो उस ढांचे के बेसिस पे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मेरा फॉर्म हुआ है, यानी कि जहां मैं सक्सीड हो चुका हूं, थोड़ी सी मैंने सक्सेस चख ली है, उसके बेसिस पे मैं एक स्ट्रक्चर अपना बना ले रहा हूं, जो भी मेरा आगे काम होने वाली है चीजें क्या करके, एनालिसिस करके। क्या किया है यहाँ पे मैंने, ये एनालिसिस ही तो किया है, किसका, लास्ट ईयर का, यानी कि लास्ट ईयर के डेटा का मैंने एनालिसिस करके क्या कर लिया, क्लासिफाई कर दिया इसको, ठीक है। तो बस यही क्या होता है ना, इसका क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। क्लासिफाई कर देते हैं किसको, डेटा को। यानी कि हमारे पास जो भी डेटा है ना, उसको हमने कैसे क्लासिफाई किया, आपको मैंने ऊपर भी एग्जांपल बताया कि सपोज करो मेरा कोई कस्टमर बन गया था, ठीक है। क्या हुआ कि 2021 चल रहा है अभी, ठीक है, 2020 ईयर पूरा अपना निकल चुका है। तो 2020 में हमने कुछ मार्केटिंग कैंपेन कराई थी, या फिर कैंपेनिंग कराई थी, तो उसमें हमें काफी अच्छा लाभ हुआ, और कई सारे हमारे ऐसे प्रोस्पेक्ट थे जो कि हमारे कस्टमर भी बन गए, ठीक है। तो अब मैं 2021 में क्या करूंगा, वो पूरा डेटा एनालाइज करके निकालूंगा, ठीक है। और फिर उसके बेसिस पे ही, यानी कि वो जो मेरा डेटा बना हुआ है, उसमें उसमें जो मेरी कैंपेनिंग रही उसका पूरा डेटा निकाल के एनालाइज करके मैं क्या करूंगा, वही पॉइंट्स इसमें डाल दूंगा। क्योंकि जो मेरे कस्टमर है उनकी सपोज करो डेमोग्राफिक्स सेम है, उसी टाइप के कस्टमर है, उसी एज ग्रुप में आ रहे हैं, या फिर ऐसा करो कि सपोज करो फीमेल है, मेल है। अच्छा, कल मैंने आपको याद आ रहा है एक डेटा बताया था, कल या परसों बताया था शायद, है ना। उसमें मैंने आपको एक डेटा बताया था, कौन सा वाला, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा कैसा होता था, डिस्क्रीट होता था, है ना। तो यहाँ पर भी जो डेटा यूज किया जाता है क्लासिफाई करने के लिए, यहाँ पर होता है डिस्क्रीट डेटा। यानी कि आप जो कस्टमर का अगर आप सेगमेंटेशन भी करोगे, तो मेल या फीमेल के हिसाब से, आरएफएम के हिसाब से कर दो, या फिर आप ये कर दो कि भाई इतने प्रोस्पेक्ट थे, इतने फीमेल प्रोस्पेक्ट थी जो कि हमारे यहाँ पे कस्टमर बन गई, और हमने उन्हें ये चीज ऑफर करी थी, ये ऑफर ऑफर दिए थे, तो वो बढ़िया से एक्सेप्ट उन्होंने कर लिए, और वो अभी तक हमारे कस्टमर बने हुए हैं। इसका मतलब हमारी स्ट्रेटजी अच्छी रही, वही स्ट्रेटजी अब यहाँ पर लगाओ और नए कस्टमर लेके आओ, नए प्रोस्पेक्ट। तो ये फायदा होता है क्लासिफिकेशन करने का इन डेटा माइनिंग वेज, ठीक है। ये क्या है, डेटा माइनिंग करने के तरीके हैं, और क्लासिफिकेशन का अब आपको मतलब समझ में आया क्या किया जाता है, ठीक है। तो इसकी अब मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन लिखा देता हूं, जो बेसिक डेफिनेशन है इसकी लिख लो यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन इज द एनालिटिक्स, ठीक है, इट इज द एनालिटिक्स, इट इज द एनालिटिक्स एनालिटिक्स दैट प्रोवाइड इंसाइट, दैट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराती है भाई, इंसाइट, दैट प्रोवाइड इंसाइट। किसके बारे में इंसाइट प्रोवाइड करवाती है ना। देखो एक बार, अ, अरे यार ये पेन बड़ा गड़बड़ कर देता है, वेट अ सेकंड। देखो, तो इंसाइट ऑफ सम न्यूली ऑब्जर्व्ड, ऑफ सम न्यूली ऑब्जर्व्ड एंटिटीज, यानी कि ये क्या करता है, ये वो एनालिटिक्स हैं जो कि आपको इंसाइट प्रोवाइड करवाती हैं, ऑफ सम न्यूली ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड एंटिटीज इनटू ए प्री डिफाइंड, इनटू ए प्री डिफाइंड प्री डिफाइंड क्लासिफिकेशन स्कीम, क्लासिफिकेशन स्कीम। तो इस चीज को अब यहां पर आप समझना,
यहाँ क्या बोल रहा है, ये उस टाइप की एनालिटिक्स होती हैं जो क्या करती हैं, आपके ने कुछ नई एंटिटीज जो आई हैं उनको एक पहले से डेवलप की हुई या फिर पहले से डिफाइन की हुई क्लासिफिकेशन की जो स्कीम है उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, इनसाइट उसकी निकाल पाते हो। चलो एक और एग्जांपल देता हूं आपको। एक तो मैंने बताया प्रोस्पेक्ट से कस्टमर वाला, अब ये है सीएलवी वाला। आपको मैंने बताया सीएलवी में हम क्या करते हैं, उसके जो कस्टमर का फ्यूचर वो हमारे साथ उसका क्या इंटरेक्शन रहने वाला है उसके बेसिस पे आपका सीएलवी कैलकुलेट किया जाता है। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर वैल्यू होती है एक तरीके से। नाउ अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में निकाली जाती है। इसके कुछ आसान इतने शब्द नहीं होते कि बस आप आरएफएम के बेसिस पे सीएलवी निकाल दो, ठीक है। वो तो हमने पढ़ने के लिए ऑब्जर्व किया है। अब अगर आपको सीएलवी अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि एनालिटिक्स की हेल्प लेते हैं। एनालिटिक्स की कौन सी वाली? जो आपकी क्लासिफिकेशन है। अब होता क्या है कि सपोज करो मेरे पास कुछ कस्टमर हैं, ठीक है। मेरे पास में कुछ मेल कस्टमर का डेटा पड़ा हुआ है कंपनी के ऑलरेडी, जो अच्छे कस्टमर बन चुके हैं। सपोज करो जो अब हमारे जिन्होंने काफ़ी अच्छा WOM दिया हुआ है, जिनका सीएलवी काफ़ी अच्छा है, तो वो हमारे मेल, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। अब इन मेल में क्या हुआ कि जो जो यहाँ पे जिनका सीएलवी अच्छा है ऑलरेडी, यानी कि सपोज करो मेरा एक कस्टमर है जो कि ईयर 2011 से है, और एक कस्टमर है मेरा जो अभी 2020 में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ईयर आ गया 2021, तो मेरा पीरियड ऑफ टाइम कंपनी का रहता है 1 ईयर का। मैंने आपको बताया हुआ है हर कंपनी का अलग अलग टाइम पीरियड, मेरा सपोज करो 1 ईयर का है। अब मैं 2021 में इस वाले कस्टमर का सीएलवी कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं? सीएलवी। क्योंकि जब सीएलवी उसका जिस तरीके का होगा तभी तो मैं उसे ऑफर दूंगा, तभी तो मैं उसे रिटेन करने की कोशिश करूंगा, है ना, जब मेरे लिए फायदेमंद होगा। तो मैंने क्या किया, इसी टाइप का सपोज करो ये वाला जो 2020 में मेरा कस्टमर बना, इसकी एज है 25 ईयर्स, और ये बिलोंग करता है दिल्ली के एक पर्टिकुलर एरिया से। और इसकी जो हॉबीज वगैरह हैं या फिर इसका जो अकाउंट का डिटेल्स वगैरह हैं या फिर जो इसकी फ्रीक्वेंसी रही है, वो उसी के अकॉर्डिंग है जो हमारा कस्टमर यहाँ पर 2011 का एक था, काफी पुराना। या फिर इतना पुराना भी नहीं देखते अक्सर, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी क्या बेच रही है। अगर मेरी कंपनी कार बेच रही है तो मैं 2011 वाले को भी एक बार देख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ईयर या फिर आप 2015 16 17 कुछ भी ले सकते हो। सपोज करो 2015 लेते हैं, थोड़ा रिसेंट हो जाएगा। तो इसने यहाँ पर ये भी 25 ईयर्स की एज के ग्रुप में था, 25 से 27 एज ग्रुप का था। ये भी दिल्ली के उसी एरिया से बिलोंग करता था। ये मुझे डेटा कैसे मिल रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज किया है डेटा माइनिंग का, एंड डेटा माइनिंग गिव्स मी इनसाइट अबाउट द रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। जो भी रिलेशनशिप होती है ना, या फिर जो सिमिलर पैटर्न होते हैं, वैसा डेटा निकाल के दे देता है डेटा माइनिंग। समझ रहे हो अब क्यों वो वर्ड इतना इंपॉर्टेंट था? तो मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे ऐसा डेटा चाहिए, पहले से बताओ मेरी कंपनी में कौन कौन सा था। डेटा माइनिंग करके ये डेटा निकल के आया कि भाई ये जो कुछ लोग हैं, ऐसा ऐसा डेटा है इनका, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी इसी टाइप की रही है। तो मैं देखूंगा कि क्या मैंने इनके साथ में जो सीएलवी प्रेडिक्ट की थी उस टाइम पे, क्या वो सक्सेसफुल भी रही थी या नहीं रही थी। क्योंकि सीएलवी है क्या, एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन होती है। तब मैं चेक करूंगा यार ठीक है, अगर यहाँ पे इस टाइप के कस्टमर को डील करने पे अगर मैं ऑफर वगैरह देता हूँ और इनकी सीएलवी रियली में अच्छी रह पाती है, तो मेरे पास यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक एविडेंस हो जाएगा कि हाँ यार ये जो 2020 वाला कस्टमर है इसे करो, दो इसे ऑफर, इसे अपने साथ रखना, प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि ये जो उस टाइम पे 2015 में जिस कस्टमर के साथ हमने इसी टाइप का था वो कस्टमर, उसे हमने क्लासीफाई करके रखा है, और वो हमें प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक दे रहा है, यानी कि ये वाला भी हमें प्रॉफिटेबिलिटी देगा। अरे दिमाग में घुसी क्या बात, फटाफट से हाँ बोलो, ठीक है। तो ये चीज समझनी है आपको, यही होता है यहाँ पे क्या, क्लासिफिकेशन वाला वे। अरे समझ में आता है क्या? फटाफट से हाँ बोलो, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाया है, अब इसमें कभी गलत मत करना, और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सिचुएशन के हिसाब से ही घुमा घुमा के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ के इसे अपने हिसाब से आपको लिखना है, लेकिन पहले सारी चीजें समझ लो, ठीक है। चलो ऊपर आते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास में कौन सा वाला वे बचा हुआ है, फटाफट से देखेंगे। देखो यहाँ पर आपका ये हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखो एस्टिमेशन में कुछ नहीं होता। यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला था, ये डिस्क्रीट डेटा का यूज करता है, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा कौन कौन सा होता है? नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा। लेकिन जो एस्टिमेशन वाले आपके एनालिटिक्स होती है, यहाँ पर ये यूज कौन सा करता है? अच्छा मैंने क्या बोला, डेटा माइनिंग आपकी कहाँ कहाँ यूज होती है? जो आपका रियल टाइम डेटा है उसके ऊपर भी यूज होती है। और जो रियल टाइम डेटा है, अगर आपको याद हो मैंने क्या बोला था, वो आपका कॉन्टिन्यूअस रहता है, ठीक है। तो जो कॉन्टिन्यूअस डेटा है उसका यहाँ पे आपको एक तरीके से क्लासिफिकेशन में यूज करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसे बोला जाता है एस्टिमेशन। तो लिख लो, इट इज द क्लासिफिकेशन एनालिटिक्स ऑफ, किसका क्लासिफिकेशन एनालिटिक्स है?
हाँ, तो किसका हो जाएगा ये? ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस डेटा या फिर आपका जो रियल टाइम डेटा होता है। कौन सा वाला था कॉन्टिन्यूअस डेटा? जो आपका रेशियो में मेजर किया जाता है, रेशियो की स्केलिंग की जाती है या फिर आपकी इंटरवल स्केलिंग में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ हर चीज बिल्कुल रिलेटेड होती है। क्लियर है? चलो, अब इसी से आपका फिर अगला पॉइंट बनता है ये प्रेडिक्शन वाला। देखते हैं भाई प्रेडिक्शन में क्या है अब। चलो थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपका 5th नंबर पे आ जाता है प्रेडिक्शन। यहाँ पे देखेंगे भैया ये प्रेडिक्शन क्या है ना? प्रेडिक्शन, अच्छा यहाँ पे अभी बहुत सारे अच्छे टर्म्स भी यूज होंगे, टेक्निकल टर्म्स भी हैं क्लस्टरिंग में। ठीक है, ये तो है थोड़े इजी इजी वाले वे। सबसे अच्छा जो आपका वे है वो है एक तो बास्केट वाला और क्लस्टर वाला। ठीक है, वहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो वो हम और अभी देखेंगे। एक बार फटाफट से इसे समझते हैं। तो प्रेडिक्शन आपका कुछ नहीं है, ये अगला स्टेप होता है किसका? आपने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया, समझना क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया, डेटा को क्लासिफाई कर दिया, उससे रिलेटेड डेटा निकाल लिया। अब सीएलवी में आप क्या करते हो? प्रेडिक्शन ही तो करते हो। जब हमें सीएलवी बताना होता है या फिर आगे के आपने डेटा मिला लिया, आपने कहा ठीक है ये हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी देगा हमारा ये कस्टमर, या फिर प्रोस्पेक्ट के केस में आपका क्या होता है, आपको थोड़ी सी श्योरिटी मिल जाती है कि ये वाला प्रोस्पेक्ट जो है, हमने पहले भी इस टाइप के प्रोस्पेक्ट को यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया, ऐसी कैंपेनिंग कराई थी, तो ये लोग हमारे कस्टमर बन गए। अब यही अगर हम कैंपेनिंग कराएंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि हमारा ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? कस्टमर बन जाएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है प्रेडिक्शन वाला, जो यानी कि अगला स्टेप होता है आपका क्लासिफिकेशन का या फिर एस्टिमेशन का, उसे ही हम क्या बोल देते हैं? प्रेडिक्शन बोल देते हैं। क्योंकि हमारा जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, एस्टिमेशन किया, उसका अल्टीमेटली गोल क्या है कि हम आगे प्रेडिक्शन करके अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है उसे फॉर्म करें और उसको इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो ईजी सा है, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बस इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है कि प्रेडिक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन और एस्टिमेशन। ठीक, लिख लेना इसे अब ध्यान से। क्लियर हो गया? और इवन ऐसा भी होता है, देखो WOM के बारे में कंपनी को कैसे पता चलता है? आपने अक्सर देखा होगा, आपके पास सर्वेज आते हैं या फिर फॉर्म फिलअप करने को आता है, तो उसमें पूछा जाता है कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, हाउ डिड यू नो अबाउट अस? ठीक है, तो आपको कैसे पता चला? फ्रेंड के थ्रू पता चला, या फिर आपको किसी वेबसाइट के थ्रू पता चला, या फिर आपको मतलब या फिर कुछ एडवर्टीजमेंट के द्वारा पता चला? तो इससे कंपनी को क्या होता है ना, आइडिया पड़ता है कि यार अगर फ्रेंड के थ्रू पता चला है तो आपका यहाँ पे WOM हो रहा है, अगर वेबसाइट के द्वारा पता चला है तो यहाँ पे कैंपेनिंग अच्छी चल रही है, या फिर अगर एडवर्टीजमेंट के थ्रू हुआ है तो एडवर्टीजमेंट वाला सेक्शन अच्छा काम किया। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या होता है ना, कंपनी ने अब सपोज करो एक कस्टमर का ये सब डेटा लेके बैठी है, उसे पता चला कि इस एरिया में, अब फ्रेंड ने बताया है और आपने जो फॉर्म फिलअप किया वो पर्टिकुलर एरिया सपोज करो दिल्ली से किया हुआ है, अब तो उसे पता चल जाएगा कि यार ये दिल्ली वाले एरिया में जो है WOM अच्छा हो रहा है, यहाँ के कस्टमर्स हमसे काफी खुश हैं। तो क्या होगा, प्रेडिक्शन आप कर पाओगे कि हमारा फ्यूचर में भी क्या रहेगा, यहाँ पे WOM अच्छा रहेगा, यानी कि हमें यहाँ के कस्टमर्स को और भी ज्यादा गेन करना है, अच्छी सर्विसेज देनी है। ये सब किस बेसिस पे हो रहा है? प्रेडिक्शन के बेसिस पे ही तो हो रहा है। फटाफट बोलो, समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? चलो, अब हम यहाँ पे यार दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस की बात करेंगे जो होती हैं आपकी, कहाँ चला गया देखो। अब ये हो गया आपका एफिनिटी ग्रुपिंग, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बास्केट एनालिटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, 6th नंबर का है, इसको उठाते हैं फटाफट से। तो देखो यहाँ पे 6th नंबर का आपका क्या हो जाएगा, एफिनिटी ग्रुपिंग। ठीक है, समझना इसको बहुत ही अच्छे से। एफिनिटी ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, चलो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सपोज करो क्या हुआ कि जब हमने एनालिटिक्स निकाले, तो यहाँ पे इस टाइप के एनालिटिक्स में क्या किया जाता है, एफिनिटी का मतलब होता है जो आपस में जुड़े हों या फिर जुड़ने की जिनमें प्रोबेबिलिटी होती है, उसी को एफिनिटी बोला जाता है ना। समझना यार ध्यान से। सपोज करो यहाँ पे मैं बैठा एनालिटिक्स निकालने के लिए, डेटा माइनिंग से जो रिपोर्ट आती है वो ऐसी आती है और हाँ, एफिनिटी ग्रुपिंग जो होती है वो सेल्स टीम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एफिनिटी ग्रुपिंग इज टारगेटेड फॉर विच टीम? कौन सी टीम के लिए? सेल्स टीम के लिए, है ना। तो देखो यहाँ पर आपका किस टाइप का रिलेशन निकाला जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, सपोज करो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि एक बंदा है यहाँ पर ए। ठीक है, ये बंदा ए है, या फिर पूरे कस्टमर्स में ही ऑब्जर्व किया जाता है कि एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, एक बंदा सी है। ठीक है, ये तीनों पर्सन है, और ये तीनों क्या है कि इनकी एज 30+ है। ठीक है, क्या है, इनकी एज 30+ है, और ये तीनों जब भी लेते हैं ना कोई सामान, तो क्या मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि ये एक तो कैसा ले रहे हैं, आपका लो शुगर यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पर ये ले रहे होते हैं। ठीक है, लो शुगर प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व किया ये वही लोग हैं जो लो शुगर प्रोडक्ट लेते हैं, जो कि साथ के साथ क्या लेते हैं, हर्बल प्रोडक्ट भी लेते हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं ये, हर्बल प्रोडक्ट भी ले रहे हैं।
और यही वो लोग हैं जो कि हर चीज़ को ना काफ़ी अमाउंट में ले लेते हैं और वीकली शॉपिंग करते हैं, ठीक है? कैसी शॉपिंग करते हैं? वीकली शॉपिंग करते हैं। तो जब ये डेटा निकल के आया ना, सपोज़ करो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपना एक स्टोर खोलने वाला हूँ, ठीक है? क्या खोल रहा हूँ मैं? स्टोर। तो जब मैं स्टोर खोलूँगा और मैंने डेटा माइनिंग करके ये वाला यहाँ पर डेटा निकाला हुआ है सेल्स के लिए, तो मैं उस स्टोर में क्या करूँगा कि ये जितना सामान है ना, लो शुगर प्रोडक्ट हो गया, हर्बल प्रोडक्ट हो गया, उसे मैं साथ के साथ लगा के रखूँगा, ठीक है? और मुझे पता है कि ये लोग वीकली आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसा ऑफर भी डाल सकता हूँ कि यार अगर आप 5 खरीदते हो तो इसके साथ में आपको नेक्स्ट टाइम खरीदने पे 10% का ऑफ मिलेगा, या फिर अगर आप 5 खरीदते हो तो +1 आपको फ्री मिल जाएगा 50 ग्राम वाला, ठीक है? तो या फिर आप हर्बल प्रोडक्ट को खरीदोगे तो उसके साथ में एक लो शुगर प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। तो इससे क्या होगा ना, सेल्स बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, और जब सेल्स बढ़ती है तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पर क्या होगा, फ़ायदा। क्योंकि कोई भी अगर स्टोर है, कंपनी है, वो चल रहा है, तो वो अपनी सेल्स के दम पे ही चलता है, ये बात हमेशा याद रखना, क्लियर है? तो जब सेल्स बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। ये फ़ायदा होता है एफिनिटी ग्रुपिंग कराने का। अब ये जो एफिनिटी ग्रुपिंग है, इसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। समझना बड़े ध्यान से। इस एफिनिटी को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रुपिंग को। पहले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, बास्केट एनालिसिस, ठीक है? इसको हमने क्या बोल दिया, बास्केट एनालिसिस। बास्केट एनालिसिस। और दूसरे वाले को हमने बोल दिया सीक्वेंशियल एनालिसिस। ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एनालिसिस क्या क्वेश्चन बनेगा? अब एफिनिटी ग्रुपिंग में हमने ये तो देखा कि यानी कि एक तरीके से इसका मतलब ये होता है कि आप कोई एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो आपको यहाँ से पता चलता है कि वही पर्सन या फिर उस टाइप के जो कस्टमर हैं वो और कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब इससे हेल्प क्या होती है? इससे ना क्रॉस सेलिंग करने में हेल्प मिलती है। दूसरी बात, ये पॉइंट भी नोट डाउन करो कि एफिनिटी ग्रुपिंग हेल्प्स द कंपनी या फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन टू टू इंक्रीज द क्रॉस सेलिंग, ठीक है? आप क्रॉस सेलिंग अपनी कर पाते हो अगर आपको पता। देखो यहाँ पे आपने बेसिकली किया क्या, एफिनिटी में आपने दिखा कि कस्टमर एक प्रोडक्ट तो ये खरीदता है, दूसरा प्रोडक्ट ये खरीदता है, तो अगली बार जब वो आएगा आप उसको क्रॉस सेलिंग जरूर करा दोगे कि यार इसे ये प्रोडक्ट तो खरीदना ही है, क्यों ना हम इसे यहीं पे अपने यहाँ ही इसको क्रॉस सेलिंग करा के भेजते हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्रॉस सेलिंग कराने में काफी मदद मिलती है। नाउ बास्केट एनालिसिस में क्या होता है, आप जब एफिनिटी देख रहे हो यानी कि आप एक ग्रुपिंग करा रहे हो, तो ये ग्रुपिंग होती है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब समझना इसका क्या मतलब है, वन पॉइंट ऑफ टाइम का। सपोज करो यहाँ पर मैंने अमेजोन की साइट खोली, ठीक है? अमेजोन एक ई कॉमर्स साइट है और मैंने उसको ओपन किया। क्या हुआ, मैंने एक ही साथ यहाँ पे अपना ट्राइपॉड ऑर्डर किया, ठीक है? क्या क्या ऑर्डर किया, ध्यान देना। ट्राइपॉड ऑर्डर किया मैंने, यहीं पे एक माइक ऑर्डर कर दिया। तो ये क्या हुआ, मैंने एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे दो तीन चीजें ऑर्डर कर डाली, तो अगली बार वो क्या करेगा, मुझे यहाँ पे क्रॉस सेलिंग कराएगा, और उसने देखा ये एक ही बार में मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है? जब एक ही बार आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कस्टमर का ऐसा डेटा मिले कि उसने एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे दो तीन चीजें खरीदी हैं, तो उसे तो बोलते हैं बास्केट एनालिसिस। और यही आपका मार्केटिंग में वर्ड यूज होता है बास्केट मार्केटिंग के रूप में। उसमें भी यही होता है कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर एक कंपनी के अंदर कितनी ब्रांड्स आ रही हैं, ठीक है? तो यही होता है बास्केट एनालिसिस कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी चीजें कस्टमर एक साथ खरीद रहा है, ये आता है बास्केट एनालिसिस में। लेकिन सीक्वेंशियल एनालिसिस में क्या होता है ना, सपोज करो एक कस्टमर है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप देखना डेटा माइनिंग में ये फायदा होता है ओवर द टाइम। यहाँ पे क्या होता है आपका एनालिसिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब सपोज करो क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, अब ध्यान से सुनना। मैं हूं, ठीक है? यहाँ पर क्या है, मैं खड़ा हुआ हूं और यहाँ पे गर्मी का मौसम चल रहा है। मैं गया गर्मी के मौसम से परेशान होकर के, और मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक साफी। पता है आप लोगों को साफी जो होती है, एक टाइप का कपड़ा होता है जिसे यूज किया जाता है गर्मी में, ठीक है? गर्मी में सन से बचने के लिए। नाउ अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने वो खरीदा। अब प्रोबेबिलिटी है या फिर ऐसा है यहाँ पे डेटा में देखा गया कि यही बंदा जो है, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे रेनी सीजन आया, अब ये क्या करेगा, रेनकोट लेगा। यानी कि अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रेनकोट ले रहा हूँ, क्योंकि अब भाई रेन आ गई। इसका मतलब एक चीज ऑब्जर्व करी कि इस बंदे को यहाँ पे कहीं ना कहीं घूमना पड़ रहा होगा। और अगर ये साफी का यूज कर रहा है या फिर मैं साफी का यूज कर रहा हूँ, इट मीन्स कि ये यहाँ पे टू व्हीलर से जा रहा होगा, ठीक है ना?
किससे ये ट्रैवल करता है, टू व्हीलर से ट्रैवल करता है और इसको ट्रैवल करना पड़ता है अच्छा खासी। तो इसका मतलब है कि रेनी सीजन आएगा तो ये रेनकोट लेगा ही लेगा। अब होगा क्या कि अगर मुझे ये डेटा पता है तो मैं अगली बार उसे यहाँ पे जैसे ही वो लेने आएगा साफी, मैं उसको रेनकोट का अपना ऑफर भी चिपका दूंगा कि ये लो सर, क्रॉस सेलिंग करा रहा हूँ मैं अपनी, और मेरा रेनकोट भी ले जाओ, आपको यहाँ पे 10% का ऑफ मिलेगा। देखो मैंने पहले से प्राइस डिसाइड कर रखी है कि 200 की मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस डाली हुई है और मैं उससे बोल रहा हूँ 10% का ऑफ और दूंगा। इट मीन्स यहाँ पर मैं आपको 180 रुपीज का ये दे रहा हूँ, और जहां पर मुझे मार्जिन ऑलरेडी 30 रुपीज का मिल गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो क्रॉस सेलिंग करा के मैं उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लेना चाहूंगा, या फिर ये इस टाइप का जो डेटा होता है ना कि उसने एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रेनकोट खरीद रहा है, ठीक है ना, इसको बोला जाता है सीक्वेंशियल एनालिसिस। समझ रहे हो यार? बहुत ही मतलब इससे ज्यादा आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल और इसका क्या ही होगा। ठीक है, तो यही होता है सीक्वेंशियल एनालिसिस और ये होता है बास्केट एनालिसिस। समझ गए? आज के बाद कभी दिक्कत तो नहीं होगी कि वन पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीद रहे हैं तो वो बास्केट है, अगर हम एट अ पीरियड ऑफ टाइम खरीद रहे हैं तो वो सीक्वेंशियल एनालिसिस होता है। दोनों ही किसके पार्ट हैं? एफिनिटी ग्रुपिंग के पार्ट हैं। ठीक है, किसके हैं? एफिनिटी ग्रुपिंग के। क्लियर हो गया? यहां से छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए बता रहा हूं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लस्टरिंग का पार्ट। ठीक है, 7th नंबर पे हमने क्या देखा था? क्लस्टरिंग। तो देखो भाई, क्लस्टरिंग में क्या करते हैं ना, तो इसमें यहाँ पर क्या किया जाता है ना कि अलग अलग क्लस्टर बना दिए जाते हैं। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है, वो मैं आपको आगे चल के लिखवाऊंगा। समझना पहले थोड़ा सा ध्यान से कि क्लस्टरिंग का मतलब क्या है। मैंने कुछ डेटा निकाला, डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया और उसके यहाँ पे, अब ध्यान देना, यहाँ पे आप इसमें कोई पहले से प्री डिफाइंड मॉडल नहीं यूज किया जाता। ठीक है, प्री डिफाइंड मॉडल इसमें यूज नहीं किया जाता, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले से आपने कोई एक स्केल बना रखी है या फिर पहले से कोई एक ढांचा बना रखा है, स्ट्रक्चर बना रखा है, उसमें आप डेटा डाल दोगे और अलग अलग कर दोगे। क्लस्टरिंग का मतलब होता है आपके पास जो भी डेटा सेट है ना, उसमें से आप, जो भी डेटा सेट है उसमें आप क्या करोगे, अलग अलग ग्रुप्स बना दो। अलग अलग ग्रुप्स बनाओ इस तरीके से कि इस ग्रुप के अंदर जो भी डेटा है ना, उनके बीच में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, लेकिन जो अलग अलग ग्रुप हैं उनके बीच में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। बात समझना ध्यान से। सपोज करो मैंने क्लस्टर किया, डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे कर दिया। क्या किया? डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे मैंने क्लस्टर कर दिया। अब आपका फिर एक क्लस्टर मैंने बना दिया यहाँ पे कस्टमर का जो बिहेवियरल डेटा है। ठीक है, कैसा है? बिहेवियरल डेटा है। अब बिहेवियरल डेटा का मतलब क्या होता है? वही जो मैंने ऑब्जर्व किया ना कस्टमर के बिहेवियर में कि ये पहले अगर साफी खरीद रहा है तो उसके बाद ये रेनकोट खरीदेगा। ठीक है, उसे ही बोला जाता है बिहेवियरल डेटा। देन सपोज करो मैंने यहाँ पर क्या किया, डेमोग्राफिक्स का बना दिया, उसके मैंने मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से डेटा बना दिया। ठीक है, मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ था उसमें काफ़ी सारे कस्टमर की मॉनेटरी वैल्यू का डेटा भी था, तो उसका मैंने एक अलग क्लस्टर बना दिया। तो इसमें होता क्या है ना कि आपको इसमें जो मेन एम होता है, एक बार मैं आपको लिखा देता हूँ इसको। देखो, इसी लाइन से आपका क्वेश्चन पूछा जाना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लस्टरिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लस्टरिंग, यानी कि जो क्लस्टरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो क्या है? इज टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द, मिनिमाइज यानी मिनिमाइज का मतलब क्या है? कम करना। इज टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द, या फिर अमंग बोल दो यहाँ पे, बिटवीन या फिर अमंग द मेंबर्स ऑफ ए क्लस्टर, मेंबर्स ऑफ ए क्लस्टर, यानी कि एक क्लस्टर में जितना भी डेटा है उसके बीच में तो जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज करना। बट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस का मतलब होता है उसी समय। ठीक है, साइमल्टेनियसली हिंदी में भी लिख लेना, उसी समय। क्या करता है ये? साइमल्टेनियसली टू मैक्सिमाइज। ठीक है, टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन टू क्लस्टर्स, डिफरेंस बिटवीन टू क्लस्टर्स, यानी कि जितने क्लस्टर्स हैं ना उनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो आपके मेंबर्स हैं क्लस्टर के, यानी कि ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस काफ़ी कम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ अब आपको मैं, इससे क्या होता है, क्या फ़ायदा है। अब इसी में आपका ये जब हम क्लस्टरिंग एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको, आपने डेंड्रोग्राम मैंने आपको क्लास फर्स्ट या सेकंड में बताया था, डेंड्रोग्राम्स होते हैं। तो देखो डेंड्रोग्राम कैसे होते हैं। मैं एक यहाँ पर आपका डेमोग्राफिक डेटा उठा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कस्टमर का क्या किया, जोग्राफिकल डेटा यहाँ पर उठाया, और जोग्राफिकल डेटा इस तरीके से आया मेरे पास। ठीक है, देखना, यहाँ पर एक है जैसलमेर से। ठीक है, कस्टमर का डेटा मेरे पास इस तरीके से है, जैसलमेर का है, जोधपुर का है। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास में उदयपुर का है,
उदयपुर का हो गया, क्लियर है। फिर मेरे पास माउंट आबू के आसपास का डेटा हो गया, वहाँ के आसपास जो कस्टमर रहते हैं मेरे। देन इसके बाद सपोज करो कि आपका और कौन सा हो जाएगा, बीकानेर हो गया वहाँ का एरिया, ठीक है। बीकानेर के आसपास का डेटा हो गया। देन यहाँ पर आ जाओ तो मुझे अक्षरधाम के आसपास का डेटा मिल गया, अक्षरधाम हो गया आपका, ठीक है। सरोजनी नगर के आसपास का डेटा मिल गया मुझे, सरोजनी नगर हो गया आपका। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो, फिर आपका मुझे यहाँ पे लक्ष्मी नगर के आसपास का डेटा मिल गया। किसका मिल गया, लक्ष्मी नगर के आसपास का। देन इसके बाद सपोज करो ऋषिकेश का डेटा मिल गया, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर आपका, ऋषिकेश हो गया। देन यहाँ पर आपका कौसानी हो गया, क्लियर है। क्या हो गया, कौसानी हो गया। और आपका मसूरी हो गया, क्लियर है। तो ये सभी मुझे डेटा मिले। अब मैं क्या करूंगा ना, इस लोकेशन के हिसाब से ये जो पूरा जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, बीकानेर, ये जो सारे के सारे प्लेसेस है ना, ये कहाँ के हैं, राजस्थान। मैं क्या करूंगा, इनका एक क्लस्टर बना दूंगा, ठीक है। क्या किया मैंने, एक क्लस्टर बना दिया राजस्थान का। फिर मैंने यहाँ पे अक्षरधाम, सरोजनी, लक्ष्मी नगर, ये एक क्लस्टर बना दिया। कौन सा, दिल्ली की है ये सारी प्लेसेस, ठीक है। यानी कि ये जो कस्टमर है ये दिल्ली के हैं, ये कस्टमर राजस्थान के हैं। फिर मैंने ऋषिकेश, कौसानी, मसूरी वाले जो कस्टमर हैं उनका अलग से एक डेटा बना दिया, ये कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं, क्लियर है। तो ये सभी जो डेटा आ रहा है ना आपका, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, यहाँ पर अब क्या हुआ, जो आपके कस्टमर राजस्थान के हैं या फिर इन एरियाज के हैं, इनका यहाँ पर जो डिमांड होगी या फिर इनके बीच के जो डिफरेंसेस होंगे वो काफी कम होंगे, मिनिमल डिफरेंसेस होंगे। जबकि राजस्थान और दिल्ली के बीच में काफी ज्यादा यहाँ पे फासला है, यानी कि यहाँ पे जो कस्टमर की चॉइसेस होंगी, उनकी प्रेफरेंस के बीच में डिफरेंसेस भी काफी मैक्सिमम रहे होंगे। अरे बोलो हाँ। तो यहाँ पर एक एक क्लस्टर के बीच का जो डिफरेंस है वो तो काफी ज्यादा है, लेकिन जो मेंबर है ना क्लस्टर के, उनका डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, वो मिनिमम होता है। तो अगर मैं दिल्ली से उत्तराखंड के चॉइसेस की बात करूं तो वो अलग होंगी, क्योंकि उत्तराखंड तो है ही, यहाँ पे थोड़ा सा सर्दी वगैरह होगी यहाँ पे, तो यहाँ का कस्टमर यहाँ पे सर्दी वाला कपड़ा खरीदेगा। गर्मी यहाँ पे, अब दिल्ली की बात करता हूँ तो जून का मंथ या जुलाई का मंथ चल रहा है सपोज, तो काफी गर्मी है, यहाँ कोई स्वेटर पहन के तो घूमेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कस्टमर की प्रेफरेंस इस तरीके से बदल जाती है। अब यहाँ पे चाहे आप कौसानी चले जाओ या मसूरी चले जाओ, थोड़े से कपड़े आपको यहाँ पे पहनने पड़ेंगे, आपको ठंड लग सकती है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पर क्या होगा, कस्टमर की चॉइस एक जैसी ही होगी लगभग। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ पाएगी क्लस्टर एनालिसिस का काम क्या है। अब समझना यहाँ पर ये हो क्या रहा है, डेटा आपका ज्यादा था लेकिन हुआ क्या कि अल्टीमेटली जैसे ही मैंने क्लस्टर बनाए तो डेटा रिड्यूस हो गया। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा रिडक्शन टेक्निक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, डेटा रिडक्शन टेक्निक बोला जाता है। अरे बोलो हाँ, बात समझ में आती है क्या, फटाफट से हाँ बोलना है। किसको डेटा रिडक्शन टेक्निक बोला हमने, क्लस्टर एनालिसिस को। अब इस क्लस्टर एनालिसिस में भी ना कई सारे यहाँ पे इसके टाइप्स होते हैं, कई वैरायटीज होती हैं, समझना इसको ध्यान से। बस ये नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ क्लस्टर एनालिसिस, ऐसा लिख के आ जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक होता है आपका टू स्टेप क्लस्टर एनालिसिस, ठीक है। क्या होता है, टू स्टेप क्लस्टर एनालिसिस, क्लियर है। तो ये लिख लो। एक होता है आपका हेरार्कियल एनालिसिस, हेरार्कियल हेरार्कियल क्लस्टर एनालिसिस, ठीक है। लेकिन आपका जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा वो है एक वो है आपका एक गाइड करके, ठीक है। क्या लिखा है ये मैंने, गाइड। इस गाइड का मतलब क्या है समझना, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो लिखो भाई इसका फुल फॉर्म एक बार। ये होता है, सी का मतलब होता है शी, ठीक है। क्या होता है, शी स्क्वायर्ड। सी का मतलब क्या हो गया, ची स्क्वायर्ड। देन आपका ए का मतलब हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है, ये हो गया सी एच। देन ए का मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिक। आई का मतलब क्या हो जाता है, इंटरेक्शन, ठीक है। आई का मतलब क्या हो गया, इंटरेक्शन। और डी का मतलब हो गया डिटेक्शन। ये एक्चुअली में काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टाइप का या एप्लीकेशन टाइप की होती है काइड, ठीक है। फिर देखो, फिर एक आपकी टेक्निक होती है कार्ट, ठीक है। कौन सी होती है भाई, एक टेक्निक कार्ट होती है। इस कार्ट का मतलब क्या है, अब ये भी लिखो, क्लासिफिकेशन एंड, क्या होता है ये आपका, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, टी से क्या हो जाएगा आपका, टेक्निक, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टेक्निक, क्लियर है। तो ये क्या हो जाता है आपका, कार्ट प्रोसेस हो जाती है, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लस्टरिंग, ठीक है। ये क्लस्टरिंग करने की ही टेक्निक्स होती हैं अलग अलग, क्लियर है। अच्छा, ये टेक्निक ट्री टेक्निक होता है बेसिकली। टी का मतलब यहाँ पे ट्री होता है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री टेक्निक, क्लियर हुआ। तो ये कार्ट हो गया आपका। देन
एक होता है आपका के क्लस्टरिंग, ठीक है। क्या होती है एक प्रोसेस आपकी के क्लस्टरिंग। तो ये अलग अलग क्लस्टरिंग करने के टाइप होते हैं एंड यहाँ से एक आधा क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि काइट इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, या फिर कार्ट इज अ टाइप ऑफ। यही बेसिकली दो बनते हैं, बाकी सब में तो क्लस्टर लगा हुआ है तो इतना नहीं पूछा जाता। बाकी ऐसे पूछ सकते हैं कि के क्लस्टरिंग जो है ये क्या करता है या फिर क्यों करता है। तो जो काम क्लस्टरिंग में मैंने आपको बताया, जो प्रोसेस बताई, वही इन सभी का ही काम होता है, ठीक है। बस थोड़ी थोड़ी प्रोसेस अलग होती है, इसमें दो स्टेप हो जाते हैं, इसमें के क्लस्टरिंग में थोड़ा सा अलग क्लस्टरिंग का के वेरिएबल को ले लेते हैं। तो ये इतना डीप जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि ये क्लस्टरिंग क्या होता है, क्लस्टरिंग की प्रोसेस क्या है। अब मैंने आपको बताया डेटा रिडक्शन टेक्निक। तो डेटा रिडक्शन टेक्निक है ना, जो डेटा रिडक्शन टेक्निक, ये क्या है, आपका डेटा माइनिंग का ही पार्ट होती है डेटा रिडक्शन टेक्निक्स। एक टेक्निक मैंने कौन सी बताई आपको, ये जो फैक्टर एनालिसिस की है, ठीक है। तो ऐसे ही एक डेटा डेटा रिडक्शन की टेक्निक होती है फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। क्या होती है, फैक्टर एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि ये जैसे आपने डेंड्रोग्राम का यूज किया क्लस्टर एनालिसिस में, उसको क्लस्टर करने के लिए, तो इसमें भी क्या होता है ना, जैसे आपकी सपोज करो मार्केटिंग टीम है, मार्केटिंग टीम का डेटा निकल के आया, कुछ बहुत छोटे 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 फैक्टर्स हैं और वो फैक्टर आपस में रिलेटेड है, तो उन फैक्टर का एक फैक्टर बना के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये भी एक तरीके से क्या करता है, डेटा रिडक्शन ही कर रहा होता है। तो बस इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बस ये एक टाइप का आपका डेटा रिडक्शन टेक्निक है। इतनी सी बात याद रखना, फैक्टर्स को ये क्या करता है, एक एक फैक्टर करके इसको छोटा करता जाएगा। क्लियर है, बस ये चीज़ देखनी है। अब आप देखो यहाँ पर ये समझ गए होगे, थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। देखो यहाँ पर अब आप ये समझ गए होगे कि किस किस तरीके से क्या क्या वेज होते हैं डेटा माइनिंग करने के। क्लासिफिकेशन हो गया, एस्टिमेशन, प्रेडिक्शन, एफिनिटी, ग्रुपिंग, इसी के अंदर आता है बास्केट एनालिटिक्स, और दूसरा कौन सा होता है, चलो कमेंट करके बताओ। और फिर आपका विजुअलाइजेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, ठीक है। ये 7 तरीके, 7 वेज होते हैं आपके डेटा माइनिंग के। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो वेज हो गए, ये तरीके हो गए। एक आपकी यहाँ पे होती है अप्रोच। तो दो टाइप की अप्रोच होती है, कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे याद रखना, एक होता है वेज और एक होते हैं अप्रोच। तो डेटा माइनिंग अप्रोचेस, यहाँ पर आप हेडिंग क्या लगाओगे, डेटा माइनिंग अप्रोचेस। तो अप्रोच कितने टाइप की होती हैं डेटा माइनिंग की, डेटा माइनिंग अप्रोचेस। और एक चीज और, ये जो आपका फैक्टर एनालिसिस है, फैक्टर एनालिसिस का ही एक पार्ट होता है। आपको मैंने एक मॉडल बताया था, अगर आपको याद हो, नहीं तो जाके रिवाइज करना, कौन सा, सर्वकाल मॉडल। तो ये जो सर्वकाल मॉडल है, ये भी एग्जांपल है किसका, फैक्टर एनालिसिस का। यहाँ पर भी फैक्टर एनालिसिस यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वकाल मॉडल इज विच टाइप ऑफ एनालिसिस इज यूज्ड इन द सर्वकाल मॉडल, ठीक है। तो याद रखना, फैक्टर एनालिसिस को हम यूज कर रहे होते हैं। अरे बोलो हाँ, क्लियर है अब। चलो, डेटा माइनिंग की हम अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो देखो, डेटा माइनिंग की दो अप्रोच होती हैं। पहली अप्रोच आपकी होती है डायरेक्टेड डेटा माइनिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड डेटा माइनिंग, क्लियर है। और दूसरे टाइप की अप्रोच होती है आपकी अनडायरेक्टेड डेटा माइनिंग, अनडायरेक्टेड डेटा माइनिंग। अब समझना यहाँ पर बड़े ही ध्यान से, क्या अंतर है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में। डायरेक्टेड में क्या होता है, मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे या फिर कुछ वेज बताए थे मैंने ऊपर आपको 7 में से, जहां पर हम क्या कर रहे थे, प्रडिक्शन कर रहे थे। यानी कि जहां पर कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई डेटा का यूज करके अपना फ्यूचर के लिए यूज कर रहे थे कि इसका अगर ऐसा होता है तो इसका रिजल्ट ऐसा निकलेगा, इसका ऐसा निकलेगा। यानी कि इट हैज अ गोल ऑफ, क्या लिखोगे भाई यहाँ पर आप, अरे क्या हुआ, देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इट हैज अ गोल ऑफ, क्या, डायरेक्टेड डेटा माइनिंग, इट हैज अ गोल ऑफ, क्या गोल रहता है इसका, ऑफ प्रेडिक्टिंग सम फ्यूचर इवेंट, ठीक है, ऑफ प्रेडिक्टिंग प्रेडिक्टिंग सम फ्यूचर गोल। अच्छा, राइटिंग किसी को खराब तो नहीं लग रही है, उल्टा लटकाऊंगा, देखो मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूँ, उसको सुनो वर्ड्स को। बाई हैज अ गोल ऑफ प्रेडिक्टिंग सम फ्यूचर गोल्स और इवेंट्स, ठीक है। या तो आप कोई फ्यूचर गोल्स को यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, या फिर आपके इवेंट्स हैं उनको प्रेडिक्ट करते हो डायरेक्टेड डेटा माइनिंग के अंदर। तो इसको यहाँ पर बेसिकली और दो नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम से हम जानते हैं, सुपरवाइज्ड डेटा माइनिंग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपरवाइज्ड,
ठीक है। सुपरवाइज्ड डेटा माइनिंग को मैं डीएम लिख रहा हूं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, टारगेटेड डेटा माइनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो नाम से और इसको जाना जाता है। अब देखो कौन कौन से तरीके आ जाएंगे इसमें। आपको अगर याद हो हम किस किस में यहाँ पे अपना फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन कर रहे थे, तो 3 तरीकों में कर रहे थे। एक तो आपकी प्रोसेस थी क्लासिफिकेशन वाली। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते थे, पिछला वाला डेटा ऑब्जर्व करके क्लासिफाई करते थे आगे क्या होने वाला है। दूसरी वाली प्रोसेस थी इसमें आपकी कौन सी, एस्टिमेशन करने वाली, ठीक है। एस्टिमेशन में आप कौन से डेटा का यूज करते थे, बताओ चलो कमेंट करके। अब मैं क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करूंगा, देखो बीच बीच में, है ना। क्लासिफिकेशन, एस्टिमेशन, और तीसरी प्रोसेस थी आपकी प्रेडिक्शन वाली। तो ये जो 3 तरीके हैं डेटा माइनिंग के, वो कैसी होती है, ये आपका डायरेक्टेड डेटा माइनिंग होती है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन कर रहे हैं या फिर किसी गोल के बारे में बता रहे हैं। नाउ जब बात होती है आपकी अनडायरेक्टेड डेटा माइनिंग के बारे में, अब ये समझ गए हो ना आप यहाँ पे डायरेक्टेड डेटा माइनिंग का क्या मतलब है, क्या इसका यूज है। सपोज करो मुझे पता करना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसके लिए कस्टमर यहाँ पे पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देंगे या नहीं देंगे, तो वो डायरेक्टेड डेटा माइनिंग से ही पता चलेगा। क्या आने वाले टाइम में मेरे कस्टमर्स मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो ये सब किससे पता चलेगा मुझे, डायरेक्टेड डेटा माइनिंग से। यानी कि फ्यूचर के बारे में जो भी बात कर रहा हूं मैं, प्रेडिक्शन कोई भी अगर हो रहा है आपका, प्रेडिक्शन किसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए ही होता है आपका, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, डायरेक्टेड डेटा माइनिंग कहलाता है। अरे समझ गए हो, बोलो फटाफट से हाँ, ठीक है। बोलते बोलते आवाज बैठी जा रही है आज की क्लास। मतलब देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अनडायरेक्टेड डेटा माइनिंग। चलो थोड़ा सा इसको हटाते हैं, देखो इसको वो क्या बोल देंगे। अब देखो ये आपका कैसा था, सुपरवाइज था, तो ये हो जाता है अनसुपरवाइज्ड, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड डेटा माइनिंग बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं होता। इसमें आप क्या कर रहे होते हो, तो एक टाइप से आप एक्सप्लोर करते हो डेटा को, ठीक है। इट इज इट इज सिंपल एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा, एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा एंड exploration of data and establishing new patterns, ठीक है। establishing new patterns आप establish कर रहे हो डेटा के बीच में, या फिर न्यू टाइप ऑफ कोरिलेशंस उसके बीच में आप क्या कर रहे हो, कोरिलेशंस। ये इसकी स्पेलिंग ठीक से लिखना, को रिलेशंस, यानी कि उसके बीच में आप क्या कर रहे हो, एक रिलेशन ढूंढ रहे हो, आप यहाँ पे पैटर्न नया ढूंढ रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो। याद रखना यहाँ पर हम क्या नहीं करते, नो प्रेडिक्शन या फिर नो एस्टिमेशन, किसी टाइप का एस्टिमेशन या फिर प्रेडिक्शन हम नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो डेटा है बस आप उसको आराम से एक्सप्लोर करो, उसके बीच में आप नए नए यहाँ पे रिलेशंस निकालो, पैटर्न निकालो। तो ये कौन से वाले में होता है, जो हमारी क्लस्टरिंग वाली प्रोसेस होती है, ठीक है। क्लस्टरिंग की प्रोसेस हो गई, या फिर आपका फैक्टर एनालिसिस वाली जो प्रोसेस हो गई, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, आपका एफिनिटी ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। एफिनिटी ग्रुपिंग हो गई। तो ये सभी के सभी जो प्रोसेस होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी अनडायरेक्टेड डेटा माइनिंग की प्रोसेस होती हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान में रखना, ये तीनों भी क्लियर हो रही है ना मेरी बात। क्या हो गया, क्लस्टरिंग, फैक्टर, एफिनिटी ग्रुपिंग किसमें आ गया आपका, अनडायरेक्टेड में। डायरेक्टेड में क्या आ गया, जहां पर आप किसी का क्या कर रहे हो, प्रेडिक्शन करके दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम कोई प्रेडिक्शन नहीं करते, बस सिंपली जो डेटा है उसको अरेंज करेंगे, उसके बीच में पैटर्न्स निकालेंगे, रिलेशन देखेंगे। अरे बोलो हाँ, क्लैरिफाइड हो गई बात। अब कहीं कोई आपको डेटा माइनिंग में डाउट तो नहीं है, बोलो फटाफट से। तो यहाँ पर आपका ये पूरा सीन हो गया डेटा माइनिंग का। तो यहाँ पे आपने देखा डेटा माइनिंग के क्या क्या वेज थे, क्या चीज़ें थी, ये सब आपको क्लैरिफाइड हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे एस्पेक्ट में लेके चलता हूँ, और थोड़ा सा और नीचे आएंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको किस एस्पेक्ट में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना। मैंने आपसे बोला डायरेक्टेड डेटा माइनिंग में क्या होता है, डायरेक्टेड डेटा माइनिंग, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपना जो भी डेटा है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन करेंगे कि हमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, क्या कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू होगी, क्या कैसा ऐसा जो भी रहेगा, हम डेटा से अपना एनालाइज करके अपना प्रेडिक्शन देंगे या फिर एस्टिमेशन देंगे। अब इसमें मैंने आपको जो तरीके होते हैं, वेज होते हैं, वो तो बता दिए, लेकिन इसमें कुछ टेक्निक्स और भी होती हैं। जैसे कि एक होता है आपका डिसीजन ट्रीज, ठीक है। क्या होता है आपका, डिसीजन ट्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिसीजन ट्रीज, ये बस नाम ध्यान रखना, इनके बारे में ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, क्लियर है। डिसीजन ट्रीज हो गया। देन आपका एक होता है रिग्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, रिग्रेशन। देन आपका थर्ड नंबर पे आ जाता है न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है।
कौन सी प्रोसेस होती है, न्यूरल नेटवर्क्स की। तो इन सभी की मदद से भी क्या होता है आपका, एक तरीके से हमें एस्टिमेशन वगैरह मिलता है, लेकिन तरीके वही रहते हैं, बस हल्की फुल्की प्रोसेस चेंज हो जाती है, वो आपका इतना मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। लेकिन फोर्थ नंबर का जो आपका इसमें होता है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ठीक है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये अब हम थोड़ा सा अलग से पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो हर चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मतलब अब क्या ही बताऊं, ये जो पूरा कोर्स डिजाइन किया है ना, हर चीज का एक विजन होता है। मुझे एक बात बताओ, अब लोग ना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि 70% बच्चों के पास कोई विजन ही नहीं होता, मतलब लगे पड़े हैं कुछ भी कर रहे हैं। जब मैं आपको पढ़ाने के लिए एक विजन पूरा रेडी कर सकता हूँ कि यार मुझे ऐसे ऐसे चीजें लेके जानी है, सो दैट आपको पूरा क्लैरिफाइड हो, एंड आई होप सबको क्लैरिफाइड हुआ भी होगा, है ना? तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते हो अपना कोई विजन पढ़ने का कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, है ना? चलो खैर, डिस्क्रिमेंट एनालिसिस की बात करते हैं। डीए, मैं इसको अब डीए बोलूंगा, ठीक है? तो डीए जो है ना, ये है एक काइंड ऑफ क्लस्टर एनालिसिस ही, ठीक है? ये क्या है आपका, इसमें भी हम क्लस्टर बनाते हैं, लेकिन ध्यान देना मैंने क्या बोला, क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है आपका, ये होता है अनडायरेक्टेड डेटा माइनिंग की प्रोसेस, यानी कि यूडीएम। लेकिन जो डिस्क्रिमेंट एनालिसिस होता है ना, ये होता है आपका डायरेक्टेड डेटा माइनिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, क्लस्टर तो बनाते हैं किसके, लेकिन जो हमारे कस्टमर ने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, या फिर हमारे कस्टमर का जो हमने आरएफएम निकाला है, उसके बेसिस पे क्लस्टर बनाए जाते हैं, और फिर इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, आरएफएम को हमने इकट्ठा कर लिया, कस्टमर के पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया, तो हमें पता चलती है कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू। और लाइफ टाइम वैल्यू आपकी किस लिए प्रेडिक्ट की जाती है, फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो जो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं ना हम, उसमें एक काफ़ी, वेट अ सेकेंड यार, एक सेकेंड रुको, वेट अ सेकंड, कलर को एक बार चेंज कर देता हूँ, ये यार हर बार का पंगा है। देखो क्या होता है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को हम किसके बेसिस पे निकालते हैं, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है। ठीक है, क्या करेंगे इससे हम, तीन क्लस्टर, देखो पॉइंट्स वाइज क्या किया मैंने, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डाल दिए। क्लियर है? अब क्या होगा कि मैं कुछ क्लस्टर बना के बोल दूंगा कि इनकी जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है वो हाई होगी, फिर मैं कुछ की बोल दूंगा इनकी जो है वो मीडियम रहेगी, अरे सॉरी 0 1 2 वाले की हाई कैसे रहेगी, इनकी तो लो होगी, है ना? तो बीच वाले की मीडियम रहेगी, और जो ज़्यादा पॉइंट्स दे रहे होंगे कस्टमर, उनकी लाइफ टाइम वैल्यू हाई रहेगी। तो इन्हें जो है आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से क्लस्टर ही तो बना रहे हो कि मैंने 0 2, चलो 1 2, सॉरी 1 2 मैंने 4 तक का क्या, 1 2 3 4 का क्या कर दिया मैंने, लो में डाल दिया। फिर अपना जो 4 5 6 7 है, इनको मैंने मीडियम में डाल दिया। फिर 8 9 10 जो है मेरा, मैंने इसको हाई में डाल दिया। क्लियर है? तो ऐसे क्लस्टर बना करके मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, इसलिए इसको डाला गया किसमें, डायरेक्टेड वाले में। क्लियर है? तो ये यूडीएम का पार्ट नहीं होता, किसका पार्ट होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ये आपका डायरेक्टेड डेटा माइनिंग का पार्ट होता है। अरे बोलो हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। और मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, अगर आप ये सारी की सारी चीजें करके चले जाओगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन, जो जो वर्ड्स मैंने आपको बताए, आप अच्छे से रिवाइज करके जाओगे तो नहीं छूटने वाला। बच्चों के रियली में मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करिए। और आज संडे था देखो, तब भी मैं आपकी 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास ले रहा हूँ, मतलब 1 घंटा तो काफ़ी देर पहले भी हो गया होगा। ठीक है, तो समझो इस चीज़ को कि जब मैं इतने डेडिकेशन से आपको पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें दे रहा हूँ, और मुझे क्या ही मिल रहा है, बस ये मिल रहा है कि मैंने आपसे एक बार बोल दिया। देखो मैंने आपसे बहुत पहले बोला था, हमेशा याद रखना कि अगर आपने कोई चीज़ बोल दी तो उसको पूरा करना ही करना होता है। ठीक है, एनी हाउ मैं रेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं मुझे रेस्ट वगैरह बोला गया था, बट नहीं कर रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे पता है कि एक चीज़ मैंने जो बोली है, मैं उसे पूरा एक बार कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, तो इस यही आपका डेडिकेशन लेवल एटलीस्ट होना चाहिए पढ़ने के लिए। और एक बात याद रखो, जो आप ना, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और मेहनत को कोई हिला भी नहीं सकता। आप लोग जो बोलते हो ना, मेरी किस्मत ऐसी है, किस्मत वैसी, किस्मत आपको कितनी बार गिराएगी? अरे एक बार गिराएगी, 2 बार गिराएगी, इतनी हिम्मत है क्या किस्मत की कि हर बार गिरा दे? आप मेहनत करके तो देखो, कौन गिराता है आपको, मैं देखता हूँ फिर। ठीक है, तो इतना अपने अंदर मजबूती रखो कि आप मेहनत कर पाओ। ठीक है, नहीं तो देखो, एक ना बड़ी प्यारी सी लाइन है, सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। यानी कि आपने जो ये राह चूज करी है ना, आपने जो अपना चूज किया है कि मैं यहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब लेके रहूंगा, या फिर जो भी आपका गोल है,
उसकी जो आपकी सफ़र है ना, उसका जो रास्ता है उसमें धूप होगी, यानी कि उसमें मुश्किलें आएँगी, डिस्टर्बेंसेस आएँगी, लेकिन तुम चल सको तो चलो। लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो चलो ना, अगर आपको वो सफ़र पूरा करना है, तो धूप में भी चलना पड़ेगा, ठीक है? और किसी के लिए राहें नहीं बदलती हैं, यानी कि जो आपका वो पाथ है ना, वो जो धूप से भरा हुआ, डिफ़िकल्टीज़ से भरा हुआ जो पाथ है, वो आपके लिए चेंज नहीं होने वाला। उसके लिए आपको चेंज होना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि मैं कंफर्ट ज़ोन में पड़े-पड़े बहुत अच्छा सिक्योर कर लूँगा, तो नहीं कर पाओगे। और एक बात सोचो ना, अगर आप अपनी ज़िंदगी के 60 से 70 दिन मेहनत करने को राज़ी नहीं हो कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, तो क्यों आपको कुछ मिलेगा? कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना ही पड़ेगा, ठीक है? समझो इस चीज़ को, बहुत अच्छे से मेहनत करनी होती है। हँसी-मज़ाक नहीं होता कोई भी चीज़। अगर लाइफ़ चेंज करनी है तो अभी के अभी आप स्टार्ट हो जाओ और सारी की सारी चीज़ों को एक बार कंप्लीट हुआ, 2 बार रिवाइज़ करो, 3 बार करो, 4 बार करो। बच्चे, आपको पता है क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्या कॉम्पिटिशन का लेवल है। मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है, ठीक है? जब मेहनत करोगे ना, तो किसकी इतनी हिम्मत है कि कोई आपको हटा पाए? ठीक है? तो अच्छे से मेहनत करिए और यहाँ पर आपका ये जो डेटा माइनिंग वाला प्रोसेस है पूरा खत्म होता है। यानी कि जो हमारा बेसिक पूरा टाइप था, ये सब खत्म हो गया, समझ में आ गया होगा आपको क्या डेटा माइनिंग होती है, क्या चीज़ें हैं। और सीआरएम आपका यहाँ पर यार एक तरीके से फिनिश ही है। अब देखो, ये डेटा माइनिंग की टेक्निक्स हैं, ये सब मैंने आपको बता रखा है, सीक्वेंशियल पैटर्न, डिसीजन ट्रीज़, क्लस्टरिंग, प्रेडिक्शन, क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन, ठीक है? एसोसिएशन कुछ नहीं, वो क्लासिफिकेशन का ही पार्ट होता है, वो कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था, तो देखो यहाँ पर अब आपका ये पूरा फिनिश, खुश हो अभी? चलो, ये आपका एनालिटिकल सीआरएम हो गया खत्म। अब होता क्या है कि यहाँ पर अब आपका थोड़ी-सी हमें एक 10-15 मिनट की बात करनी है कोलैबोरेटिव की। वो अभी मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, एक काम करते हैं, एक क्लास और रखूँगा आपकी लास्ट कोलैबोरेटिव सीआरएम की, और उसमें मैं आपको बीएससी भी करा दूँगा, यानी कि बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, ठीक है? और जो मिसलेनियस बचा है वो करेंगे, एंड ये आपका सीआरएम फिनिश। आज मुझे आपसे ये चाहिए कि आप पूरा रिवाइज़ करके आओ नेक्स्ट वाली क्लास तक, या जब भी, मतलब क्लास तो अब क्या ही है, सब फिनिश ही है, ठीक है? सारा कुछ फिनिश हो चुका है, सीआरएम आपका खत्म। आई होप आप खुश हो गए होंगे। तो अच्छे से आप मेहनत करो और जी-जान लगा दो यार एग्ज़ाम क्रैक करने में, ठीक है? मुझे रिज़ल्ट चाहिए, इतनी मेहनत करके दे रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि यार ये क्या, मुझे बैक एंड पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई इसको कंटिन्यू करने में? बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है, आप लोग कहते हो खत्म कर दो सर, मुझे पता है कि कितना चीज़ें करानी है, क्या करानी है। इवन लोग तो ये तक बोल रहे हैं, कुछ सो कॉल्ड अकेडमीज़ हैं, कि सर यहाँ से हटा के हमारे चैनल पे डाल दो, हम आपको ये देंगे, वो देंगे। अरे भई, लेकिन क्यों डालूँगा? मेरा अल्टीमेट गोल तो आपकी हेल्प करना है ना। हुँ? पेड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सर आप हमारे साथ आ जाओ, आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं आता। ये बैकएंड पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनको मना करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सारी चीज़ें छोड़ के मैं आपको बिल्कुल लगा पड़ा हूँ कि यार चलो, जो चीज़ थोड़ी-सी हटके है, वो आप पूरी की पूरी इतनी समझ ले लो कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाओ। मेहनत करने को अगर आप तब भी राज़ी नहीं हो ना, तो कैसे काम चलेगा बताओ? खुद सोचो ये चीज़, है ना? तो बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और बिल्कुल जी-जान लगा दो, और इस बार सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है? जिस चीज़ के लिए उतरे हो ना, उसको कंप्लीट करना सीखो हमेशा। ये बीच में हारना-जीतना ये सब लगा रहता है, बीच में आप गिरोगे भी। 100 बार गिरोगे, अभी आपको 100 बार यहाँ पे डिमोटिवेशन आएगा। मैं ना, बच्चे बोलते हैं कि डिमोटिवेशन आ गया। अरे 100 बार आएगा डिमोटिवेशन, इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, ठीक है? डिमोटिवेशन नहीं होगा तो कैसे आप, क्या बिल्कुल हमेशा ज़िंदगी भर मोटिवेट नहीं रह सकते? लेकिन आपका जो कॉज़ है, जिस कॉज़ के लिए आप ये चूज़ कर रहे हो ना ये पाथ, यानी ये रास्ता आपने जिस कारण के लिए चूज़ किया हुआ है, वो इतना मजबूत होना चाहिए ना कि सारे डिमोटिवेशन को आप हटा करके अपनी मंज़िल पा पाओ, ठीक है? तो अच्छे से मेहनत करिए, एंड बस यार एंड करूँगा यहीं पे। बिल्कुल गले की वाट लग चुकी है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।